फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। एक बार फिर से आपका सेल्फ मेड ट्यूटोरियल में स्वागत है। चलिए, जैसे जो सीरीज चल रहा था एमएड एंट्रेंस प्रिपरेशन का, तो चलिए हम आज अपना पार्ट 4 सीरीज़ देखते हैं इसमें। ओके, तो फटाफट आप अपना जो कॉपी बनाया है आपने तो वो निकाल लीजिए, ताकि आप जो जो टॉपिक मैं बोलती जाऊँ, आप जो जो टॉपिक यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो जो टॉपिक यानी किस एरिया से मिल रहे हैं ज़्यादा, किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं, किस सब्जेक्ट से कौन सा पॉइंट पूछा जा रहा है, वो पॉइंट आप नोट करते जाएं। तो ऐसे करने से ना, ऐसा एनालिसिस करके पढ़ने से बहुत ही ईजी रहता है। ठीक है, तो चलिए आप अपना फटाफट निकाल लीजिए। और अगर आपने पिछला वीडियो 2-3 वीडियो जो सीरीज चल रहा है वो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखें, ताकि आपका जो सीरीज सीक्वेंस बना रहे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब तक में हमने 75 क्वेश्चन देख लिए हैं। 2009 का अभी हम लोग जो कर रहे हैं 2009 का, और पूरे प्रीवियस ईयर्स का हम करेंगे, क्योंकि अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर्स का भी करते हैं ना तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, और जब आप एनालिसिस करके इसे टॉपिक वाइज कवर करके करेंगे तब तो पूरी गारंटी है, 100% गारंटी मैं देती हूँ कि आपका एडमिशन पक्का होगा। और आप वही ये थोड़ा बहुत रैंक नहीं आएगा, बहुत अच्छा रैंक आएगा। ओके, आपका रैंक टॉप 10 में ज़रूर आएगा। ठीक है, तो जो जितना मेहनत करेगा उतना ही उसका अच्छा स्कोर आएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। क्वेश्चन है, इन द फ्रायडियन थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजर इन मीनिंग ऑफ सेल्फ। ओके, तो इसका जो क्वेश्चन होगा इसका आंसर होगा 2 यानी सोल। यानी कि जो ये फ्रायड का थियरी है ये साइकोलॉजी से है। ठीक है, अगर आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन अब तीसरा सीरीज देखा होगा जो उसी टाइम से आपका चला आ रहा है, साइकोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन ये भी साइकोलॉजी से ही है। और ये जो है आपका फ्रायड का साइको एनालिसिस थियरी जो है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आप लिख लीजिए फ्रायड थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेटिंग अप ऑफ मॉडर्न यूनिवर्सिटीज इन इंडिया वाज फर्स्ट रिकमेंडेड बाय। देखिए, ये क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा हुआ था। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जैसे पूछ रहा है, सर्वप्रथम आधुनिक विश्वविद्यालय की स्थापना की संस्तुति किसके द्वारा की गई। ठीक है, सर्वप्रथम आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना की संस्तुति। ओके, यानी कि आधुनिक विश्वविद्यालय की पूछ रहा है, तो सबसे पहले वुड डिस्पैच के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो आपने पिछले टाइम वुड डिस्पैच लिखा था। ठीक है, और हंटर आयोग भी लिखा। अब न्यू आया जो है ये है, आई थिंक अभी तक एनपीई का एक भी ऑप्शन में कभी भी नहीं पूछा था, तो आप ये बस लिखिए। हाँ, एनपीई 1979 पूछा हुआ था। ठीक है, ड्राफ्ट वो भी था, तो वो लिख लीजिए। कोठारी आयोग तो आप लिख ही चुके होंगे। हंटर आयोग आप हंटर आयोग आई थिंक ये भी फर्स्ट टाइम आया है, तो आप हंटर आयोग भी लिख लीजिए। वुड डिस्पैच का तो आप लिख ही चुके हैं जब वो पूछा हुआ था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसका आंसर जो होगा ये है, और ये कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, कंटेम्प्रेरी एजुकेशन से पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ट्रैट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी वॉज गिवन बाय। देखिए, ट्रैट थ्योरी ये जो पूछ रहा है, ये जो आंसर होगा इसका अल्फोर्ड होगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन देखिए, आंसर जो है ना इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। ये आंसर जो है बीएचयू का ऑफिशियल है, जो बीएचयू ने आंसर की रिलीज किया था उसके थ्रू है। अगर आप चाहें तो इसका हार्ड कॉपी भी आप मंगवा सकते हैं, आप हमसे कमेंट करके ले सकते हैं। ठीक है, आप हमसे अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको कुछ किसी क्वेश्चन पे अगर डाउट है या डिस्कस करना है तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको जो भी डिस्कशन होगा आप कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन साइकोलॉजी से ही है और पर्सनालिटी से आप रूबरू हो ही चुके हैं, तो आप देख रहे होंगे। अगर आप सीरीज 1 बाय 1 करके देखे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कितना क्वेश्चन रिपीट कर रहा है और एक किस सेक्टर पे ज़्यादा फोकस दे रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री बाय वे ऑफ। यानी एक देश की आर्थिक उन्नति में शिक्षा का योगदान किसके द्वारा है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा योग्य मानव शक्ति बढ़ाना। किसके द्वारा है, किसके द्वारा मतलब एक देश की आर्थिक उन्नति में शिक्षा
किस प्रकार योगदान करेगी कि वो देश की उन्नति होगी। तो योग्य मानव शक्ति बढ़ाना, यानी शिक्षा के द्वारा योग्य मानव शक्ति को बढ़ाना। ठीक है, तो ये जो है आपका शिक्षा से रिलेटेड है। ठीक है, कंटेम्प्रेरी एजुकेशन या एजुकेशन। ठीक है, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इन नॉट एसोसिएटेड विथ द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस, यानी पूछ रहा है कि कौन सा इसमें जो है कंसेप्ट जो मॉडर्न सोशल जस्टिस से संबंधित नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा स्कॉलरशिप फॉर ब्राइट स्टूडेंट। देखिए ये क्वेश्चन, इसका आंसर जो है 1 सही होगा। प्री एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, ये तो है ही। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑन कास्ट बेसिस, ये भी सही है। रिलैक्सेशन इन क्वालिफाइंग मार्क्स, ये भी सही है। लेकिन ये पूछ रहा है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस, तो ये तीनों तो है लेकिन ये नहीं है। ठीक है, स्कॉलरशिप ऑफ फॉर ब्राइट स्टूडेंट्स, ये नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर ये सही होगा। यहाँ पूछ रहा है ना इज नॉट एसोसिएट, अगर एसोसिएट पूछता है तो ये तीनों है। ठीक है, और नहीं है तो ये इसका आंसर 1 होगा। आप यहाँ पे भी फोकस कीजिएगा, साइड में भी मैं आंसर लिख दी हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि आप जब रिवाइज करें एग्जाम के टाइम तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो आपके पास हार्ड कॉपी होना चाहिए क्योंकि आप बार बार कितना वीडियो देखेंगे। ठीक है, अगर आपके पास हार्ड कॉपी होगा तो कम से कम आप डेली का डेली 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन ऐसे आप देख सकते हैं। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास भी कोई भी व्यवस्था नहीं था, मैं शिव समंदर ढूंढ रही थी। लेकिन सब जब सर जो है BHU के ही थे, उन्होंने गाइड किया तो तब मुझे समझ आया कि कैसे पढ़ना चाहिए, और उन्हीं की बदौलत मैं अपना BHU निकाल पाई। तो उन्होंने ही मुझे प्रोवाइड कराया ये 10 इयर्स क्वेश्चन और बताया कि कैसे कैसे करना है। तो मैंने वैसे ही किया, उनको ही फॉलो किया, उनकी बताई हुई सजेशंस को फॉलो किया, तो मैंने टॉप 10 में स्थान ले लिया। क्योंकि उसके पहले मेरे पास मैं पढ़ रही थी बट मेरे पास कुछ भी नहीं, नॉलेज नहीं था कि कैसे क्या करना है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूँगी आपको कि आपके भी पास होना चाहिए, नहीं कि मेरे ही थ्रू आपको मिला चाहिए। आपको जहाँ से भी मिले आप ले सकते हैं। अगर आपके पास नहीं उपलब्ध हो रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मेरे पास ये जो है 10 से 12 ईयर्स क्वेश्चन विथ आंसर है, ऑफिशियल आंसर की, आप हमसे ले सकते हैं। और आपको डेली बेसिस पे पूरे ईयर का सॉल्व करना है पूरा। अगर आप 10 ईयर क्वेश्चन भी करते हैं तो भी आपका रिजल्ट निकल जाएगा। तो चलिए, हम लोग बहुत बातें कर ले रहे हैं बीच बीच में, वैसे हमें क्वेश्चन पे फोकस करना चाहिए। चलिए, तो ये जो क्वेश्चन है सोशल जस्टिस, यानी कि ये आपका एजुकेशन से है। कंटेम्प्रेरी यानी जो आप कॉन्स्टिट्यूशन जो आप पढ़ेंगे चैप्टर, उसमें आपको यानी सोशल जस्टिस आपको कंटेम्प्रेरी इंडिया में ही पढ़ना है। ठीक है, कंटेम्प्रेरी एजुकेशन, सोशल जस्टिस आप पॉइंट बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफीज एक्सेप्ट्स टीचर एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज, यानी निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन शिक्षक को ज्ञान के स्रोत के रूप में स्वीकार करता है। ठीक है, तो ये जो है आदर्शवाद। तो मैं ये बता दूं, ये जो है आपका ये है आपका हिस्टोरिकल फिलॉसफी का है। ये आपका मैं कंफ्यूज कर रही हूँ, लेकिन ये फिलॉसफी का है, ये वेस्टर्न फिलॉसफी है। ये सारे प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, प्राकृतिकवाद, आदर्शवाद, ये सारे जो है क्या है वेस्टर्न फिलॉसफी हैं। जबकि इंडियन फिलॉसफी जो है खड़ दर्शन है, वो जो चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, ये सारे इंडियन फिलॉसफी हैं। ओके, तो ये इसका आंसर जो होगा आदर्शवाद होगा। बस आप आदर्शवाद लिख लीजिए, आपको आदर्शवाद के बारे में पढ़ना है। आदर्शवाद का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है, शिक्षा के उद्देश्य में आदर्शवाद ने क्या कहा है, कैसा उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षण विधि क्या बताया है। उसके बाद ये जो एजुकेशन के 5 ये होते हैं कंपोनेंट होते हैं ना, बस उसी के बेस पे सारे ये फिलॉसफी जो है पढ़ने हैं। ठीक है, और जो भी फिलॉसफर हैं उनको भी इसी 5 एजुकेशनल कंपोनेंट के बेस पे पढ़ना है। तो खैर अभी आपको उतना टेंशन नहीं लेना है, जब हम टॉपिक कवर करेंगे तब हम वो पढ़ लेंगे। अगर आप सेल्फ स्टडी अगर अभी आप बना रहे हैं, अगर अभी से आप सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दें तो बेटर है। वैसे तो हमें अभी क्वेश्चन फाइनल करने में कम से कम दिसंबर तो पूरा लग ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम पूरा 10 ईयर क्वेश्चन करवाएंगे, फिर बीच बीच में हम क्लास को ही लेते रहेंगे। लेकिन पहले मैं आपको पैटर्न बताऊंगी ताकि आप समझ सके कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें टेलीग्राम के थ्रू या कमेंट के थ्रू आप हमें बता सकते हैं।
ये आदर्शवाद हुआ टॉपिक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ आइडियलिज्म, यानी कौन निम्नलिखित में से आदर्शवाद से जुड़ा हुआ है। तो ये जो होगा ए कांट है, इसका आंसर होगा ए कांट, क्योंकि थॉमसन, एलकार्ट, ये जो सारे हैं ये साइकोलॉजिस्ट हैं, फ्रायड भी ये साइकोलॉजिस्ट हैं। ये जो है आदर्शवाद, ये राइट आंसर है इसका। ठीक है, मेटाफिजिक्स इज अ साइंस, सॉरी ये मैंने बता दिया, आदर्शवाद का ही ये टॉपिक से लिया गया है ये क्वेश्चन। तो आप आदर्शवाद जब लिख ही चुके हैं तो आप, मैंने बोला था ना कि एक टॉपिक जब आप पढ़ लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मेटाफिजिक्स इज अ साइंस दैट डील्स विद द आइडिया ऑब्जेक्ट विच आर बियॉन्ड क्या, तो इसका आंसर जो है अपीयरेंस। ठीक है, ये फिलॉसफी का जो है 3 स्कोप होता है, मेटाफिजिक्स, और एक होता है एपिस्टेमोलॉजी, और एक होता है एक्सियोलॉजी। ठीक है, तो ये भी फिजिक्स का ही है। ठीक है, तो इसमें मेटाफिजिक्स में जो होता है मेटाफिजिक्स में क्या होता है, क्या है, ठीक है, मतलब व्हाट वॉच का यूज इसमें किया जाता है। और ये सॉरी अभी मैंने क्या बोला, एपिस्टेमोलॉजी, व्हाट इज का प्रयोग किया जाता है, इसमें उसका प्रश्न खोजा जाता है, यानी क्वेश्चन खोजे जाते हैं। और एक्जियोलॉजी में व्हाट विल, यानी कि क्या अच्छा है, वैल्यू का, ये सब का बात किया जाता है क्वेश्चन का। ठीक है, तो वैसे मैं जब बताऊंगी तो बहुत ही ट्रिकी वे में आपको बता दूंगी, आपको 1 मिनट में याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये बस लिख लीजिए, ये फिलॉसफी से है, ये भी मेटाफिजिक्स बस लिख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज एसोसिएटेड विद द थियोरी ऑफ नॉलेज, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य ज्ञान के सिद्धांत से संबंधित है। देखिए वहाँ पे बोला था मैंने नॉलेज से संबंधित, इसका आंसर हो जाएगा एपिस्टेमोलॉजी। क्या दिया आंसर, यहाँ पे भी फोकस कीजिएगा 3। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 3। इन एडिशन टू डिसबर्समेंट ऑफ फंड्स द फंक्शन ऑफ यूजीसी इज टू, अनुदान के वितरण में यूजीसी का कार्य क्या है, यानी यूजीसी जो है अनुदान देता है, ये तो आपको पता ही होगा। यूजीसी सारे यूनिवर्सिटी को यानी हेल्प करता है फाइनेंशियली। तो यही पूछ रहा है, अनुदान के वितरण में यूजीसी का कार्य है मानक स्थिर रखना, मेंटेन स्टैंडर्ड्स। ओके, ये टेस्ट कंडक्ट नहीं करता, अधिकांश टेस्ट जो होता है सीबीएसई के थ्रू होता है। उसके बाद रिक्रूट टीचर्स ये भी नहीं करता, कंडक्ट रिसर्च ये नहीं करता, ये करता है मेंटेन स्टैंडर्ड्स। तो ये जो है आपका एक होता है हायर एजुकेशन में, आपको मतलब ये कंटेम्प्रेरी एजुकेशन में ही मिल जाएगा पढ़ने को। ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें आपको पढ़ने हैं, नैक वगैरह, एनसीईआरटी, एनियोस, ये इग्नू वगैरह, ये सब पढ़ना है कि इनकी स्थापना कब हुई है। जैसे यूजीसी जब आप पढ़ेंगे तो यूजीसी का पिछले टाइम पूछा हुआ था ना कि फर्स्ट टाइम एस्टैब्लिश कब हुआ था, पार्ट 1 या पार्ट 2 या पार्ट 3 शायद सीरीज में जो चल रहा था उसमें पूछा हुआ था। ठीक है, तो आप यूजीसी लिखे हुए होंगे तो इसको कोई टॉपिक लिखने की आवश्यकता नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफीज एम्फेसाइज द रोल ऑफ सेंस इन लर्निंग, यानी बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन सीखने में इंद्रियों की भूमिका पर बल देता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा इंद्रियों की भूमिका पर बल देता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा प्राकृतिकवाद। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सर ने बताया था, बीएचयू के सर ने, कि इसका जो आंसर होगा प्राकृतिकवाद होगा, क्योंकि इंद्रियों की भूमिका पर बल देता है ये। ठीक है, ये तो आदर्शवाद जो बोलता है, ये बोलता है कि जो भी है विचार से ही है, जो है माइंड है। ठीक है, ये इंद्रियों की भूमिका पर बल नहीं देता, जो भी देता है प्राकृतिकवाद देता है और यथार्थवाद भी देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो आंसर होगा इसका 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड आर दोज चिल्ड्रन हु, यानी कि उन बालकों को विशेष आवश्यकता वाले बालक कहा जाता है जिन्हें क्या कहते हैं, दैनिक जीवन में सहायता चाहते हैं। विशेष बालक वो होते हैं जो दैनिक जीवन में सहायता चाहते हैं, जैसे कोई जैसे कुछ एकदम कुछ कर नहीं सकते, हाथ पैर अपना चला नहीं सकते, तो ये जो है स्पेशल एजुकेशन में बहुत सारे एजुकेशन गिफ्टेड चाइल्ड भी आते हैं। ये नहीं कि बस कमजोर छात्र आते हैं, बहुत तेज जो इंटेलिजेंट होते हैं, जीनियस होते हैं, वो भी स्पेशल चिल्ड्रन में आते हैं। ठीक है, तो जब आप पढ़ेंगे तो ये बस आप लिख लीजिए स्पेशल चिल्ड्रन। ओके, नेक्स्ट है आपका
अ चाइल्ड विल बी कॉल्ड एजुकेशनली बैकवर्ड इफ ही, एक बालक शैक्षिक रूप से पिछड़ा कहा जाएगा यदि वह गरीब परिवार से आता है, बिल्कुल भी नहीं। ग्रामीण क्षेत्र से आता है, नहीं। खेलने में अधिक समय व्यतीत करता है, बिल्कुल नहीं। औसत से कम कार्य करता है, ये राइट है। इसका आंसर जो होगा राइट, 4 आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्या है, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक, ये भी स्पेशल एजुकेशन से ही आते हैं, ठीक है। ये जो दोनों जो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था, ये दोनों जो है इंक्लूसिव एजुकेशन से है। तो उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन में आपको पता है कि उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या, जिसमें नॉर्मल और स्पेशल चाइल्ड दोनों को साथ में पढ़ाया जाता है, तो उसे इंक्लूसिव एजुकेशन बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें ये औसत से एजुकेशनली बैकवर्ड स्टूडेंट्स भी आते हैं, जिसे स्पेशल चिल्ड्रन भी कहा जाता है, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, औसत सब काम सही करेंगे, लेकिन जो होते हैं अपने क्लास में औसत से, जितने औसत के बच्चे होंगे उससे कम मार्क्स लाते हैं, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे तो ये आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग में नॉट बी अ हिंड्रेंस इन स्कूल परफॉर्मेंस, निम्नलिखित में से कौन स्कूल कार्य में बाधक नहीं होता। देखिए, अगर कोई मीनिंग जो है प्रोनाउंसिएशन में कुछ मिस्टेक हो तो आप अपना सुधार लीजिएगा, ओके। गलतियां इंसानों से ही होती है ना। तो चलिए, निम्नलिखित में से कौन स्कूल कार्य में बाधक नहीं होता, यानी कि इसमें बोल रहा है कि कौन ऐसा स्टूडेंट है जो स्कूल में कार्य कर सकता है, उस वो बाधक नहीं बनेगा। तो देखिए, अंधापन, देखिए ये जो है ब्लाइंडनेस जो होगा, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस तो हो ही जाएगा कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, जो उसके अकॉर्डिंग होगा तो वो ही कर पाएगा। फिर हियरिंग इम्पेयरमेंट, ये भी थोड़ी दिक्कत है। मेंटल रिटार्डेशन, ये भी है, इस पर प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन लैमनेस जो है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, वो कुछ ना कुछ एकदम से भला चंगा है, बस चलने में दिक्कत है, लेकिन वो कर सकता है, ठीक है। तो ये उसका आंसर होगा। ये भी स्पेशल इंक्लूसिव एजुकेशन से ही है, बस आप लिख लीजिए स्पेशल चाइल्ड, इसमें ही आप पढ़ लेंगे तो समझ आ जाएगा। जनरल एजुकेशनल बैकवर्डनेस इज अ प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे बोल रहा है सामान्यतः शैक्षिक पिछड़ापन उत्पाद है क्या चीज का, तो अवसरों की कमी का। देखिए, समानता शैक्षिक पिछड़ापन क्या होता है, समानता यानी शैक्षिक पिछड़ापन कहने का मतलब कोई बच्चा शिक्षा में क्यों पिछड़ा रहता है, तो अनुवांशिकता तो हो ही नहीं सकती। ये नहीं कि हमारे दादाजी, हमारे पापा नहीं पढ़े थे तो उनके बच्चे भी नहीं पढ़ेंगे, वो अनुवांशिक गुण है, चाहे उसे कितना भी इन्वायरमेंट दिया जाए तो भी वो नहीं पढ़ पाएगा, ऐसा नहीं है, वो पढ़ लेगा, लेकिन उसे अच्छा वातावरण होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग सारे सामग्री दी जाए। लेकिन ये अनुवांशिक बीमारी नहीं होता कि अगर कोई बच्चा पढ़ नहीं सकता तो मतलब पिछड़ा है तो वो अनुवांशिकता के कारण है। मानसिक कमी, ठीक है। देखिए, इसमें मानसिक कमी भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर मानसिक कमी है किसी का तो उसको उसके अकॉर्डिंग अगर पढ़ाया जाए, जैसे कोई मेंटल रिटार्डेड बच्चा होता है तो कुछ समझ नहीं पाता, जैसे कि एक होता है ये क्या कहते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी जो उसमें होती है, ये डिस्ग्राफिया डिस्कैलकुलिया, तो उसमें बच्चे जो होता है डिस्ग्राफिया फिगर नहीं समझ पाता है, तो कुछ लिख नहीं सकता है, तो क्या वो अगर उसे अच्छे से किया जाए, खेलते कूदते पढ़ाया जाए तो वो सीख नहीं सकता है, सीख सकता है। तो मेंटल डिफिशियंसी में भी ऐसी होती है कि कुछ बच्चे वो नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर उसे प्लेइंग मेथड द्वारा प्लेइंग मेथड के थ्रू पढ़ाया जाए तो वो अच्छे से सीख सकते हैं, तो ये भी नहीं है। रीडिंग डिसेबिलिटी, पढ़ने में अक्षमता, देखिए अगर वो पढ़ने में नहीं है तो वो लिख तो सकता है, तो ये नहीं है। इसके अवसरों की कमी, यानी अगर कोई बच्चा जीनियस भी है, अगर उसे अवसर नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है, अगर किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की जाती है तो वो पढ़ नहीं सकता है, तो इसका आंसर जो होगा, सही आंसर ये होगा, ठीक है। तो ये भी जो है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन से ही आया है क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, वैसे जब हम लोग पढ़ेंगे तो और भी अच्छे से समझेंगे। देखिए, अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अभी से ही हम स्टार्ट कर दें, ठीक है। जब हम क्वेश्चन देख लेंगे, पैटर्न देख लेंगे, अभी तो आपको समझ में आ रहा होगा ना कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है, एक ही टॉपिक से कैसे इधर से उधर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जब तक आप पकड़ नहीं पाइएगा, तब तक आप कितना शिव समुंदर भी ढूंढ लीजिएगा तो भी आपका नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिफ्टेड चाइल्ड कैन नॉट बी, यानी एक प्रतिभाशाली बच्चा नहीं हो सकता क्या, पक्की जानकारी वाला, दृढ़ निश्चय, अति प्रभावशाली। देखिए,
यहाँ पे जो आंसर है इसमें कन्फ्यूजन है। देखिए एक प्रतिभाशाली बच्चा नहीं हो सकता, पक्की जानकारी वाला प्रतिभाशाली बच्चा तो हो सकता है। देखिए ऐसा कभी कभी होता है ना कि ऑफिशियल आंसर की जो होती है उसमें फर्स्ट टाइम जो निकाला जाता है तो वो निकल जाता है, वो अपने अकॉर्डिंग निकाले होते हैं, ठीक है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। लेकिन जब अगर कोई बच्चा चैलेंज करता है कि नहीं ये होगा ये नहीं होगा तो उसको सुधार किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है एक प्रतिभाशाली बच्चा नहीं हो सकता। तो देखिए सारे प्रतिभाशाली बच्चे क्रिएटिव नहीं हो सकते, ठीक है। सारे बच्चे जीनियस होंगे लेकिन क्रिएटिव नहीं होंगे, तो इसका आंसर जो होगा 4th होगा, ठीक है। तो ये भी स्पेशल चाइल्ड जो है उसी से रिलेटेड इंक्लूसिव एजुकेशन से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है delinquent children should be educated in an environment which is। अपराधी बालकों को एक वातावरण में शिक्षित किया जाना चाहिए जो समूह से अलग है। देखा आप देखिए अपराधी बालक को, देखिए वैसे तो किसी बच्चे को अलग से पढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाती है, लेकिन अपराधी जो बच्चे हैं तो होते हैं डेलिक्वेंट बच्चे, उनको समूह से अलग पढ़ाया जाता है ताकि उनकी असर दूसरे पर ना पड़े। क्योंकि आपको पता है कि वातावरण का असर पड़ता है बच्चों पे। मानव के व्यवहार में परिवर्तन वातावरण के थ्रू होता है। किसने कहा था आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में जो पार्ट 3 था उसमें मैंने आपको बताया था किसने कहा था। ये मैं इतना आपको हिंट दे रही हूँ, ये साइकोलॉजी से है, ठीक है। और ये भी बता दे रहे हैं स्कूल ऑफ साइकोलॉजी क्या है, व्यवहारवाद। आप बताइएगा हमें किसने कहा था ये स्टेटमेंट, ओके। तो इसका आंसर जो होगा 3 होगा, ये भी इंक्लूसिव एजुकेशन से ही है। रिगार्डिंग रिलेशनशिप बिटवीन IQ एंड क्रिएटिविटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। देखिए ऊपर का आंसर फिर से रिपीट हुआ है। बौद्धिक स्तर एवं सृजनात्मकता के बीच संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है। देखिए ऑल गिफ्टेड चिल्ड्रन आर नॉट क्रिएटिव, सही है। अ गिफ्टेड चाइल्ड इज ऑल्सो क्रिएटिव। ऑल क्रिएटिव चिल्ड्रन आर नॉट गिफ्टेड। अ गिफ्टेड चाइल्ड इज नॉट नेसेसरी क्रिएटिव। तो इसका आंसर जो होगा अ गिफ्टेड चाइल्ड इज ऑल्सो क्रिएटिव जो है रॉन्ग है, ठीक है। यानी इसका जो राइट आंसर जो होगा 2nd होगा। यानी कि ऑल गिफ्टेड चिल्ड्रन आर नॉट क्रिएटिव, और सारे बच्चे क्रिएटिव बच्चे जीनियस बच्चे क्रिएटिव नहीं होते। देखिए क्वेश्चन कैसे रिपीट किया हुआ है, यहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक प्रतिभाशाली बच्चा नहीं हो सकता क्या, क्रिएटिव नहीं हो सकता ना, ठीक है। और यहाँ पे यही पूछ दिया है गिफ्टेड चिल्ड्रन आर नॉट, यानी सभी प्रतिभाशाली बच्चे सृजनात्मक नहीं होते हैं। वाह कितना अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा आप क्वेश्चन पे फोकस करेंगे और थोड़ा समझ करके तो कॉमन सेंस के थ्रू आप दे सकते हैं। बस ये आपको देखना है कि 1 से लेकर जहाँ तक हम पढ़े सारे क्वेश्चन अपने माइंड में होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी है जो इंक्लूसिव एजुकेशन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बिहेवियरिस्टिक मॉडल ऑफ लर्निंग इज एट्रीब्यूटेबल टू। सीखने का व्यवहारवादी प्रतिमान संबंधित है, किसके से संबंधित है, ठीक है। सीखने का व्यवहारवादी प्रतिमान, देखिए व्यवहारवादी बोला है तो व्यवहारवादी जो होगा इसका आंसर जो होगा व्यवहारवादी। वैसे तो आंसर पावलोव है, ओके। लेकिन स्किनर भी व्यवहारवादी है, चलिए हम देखते हैं, लेकिन इसका आंसर पावलोव हो सकता है, ओके। ये जो है साइकोलॉजी से है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर ऑफ अ डेलिक्वेंट चाइल्ड में बी, यानी एक अपराधी बालक की विशेषता हो सकती है। देखिए फिर से आया अपराधी बालक, अनुपस्थित रहना, अनियमितता, आलसी की तरह व्यवहार करना, अनुशासनहीन। तो देखिए आप ये कॉमन सेंस लगाइएगा कि डेलिक्वेंट बच्चे को अलग शिक्षा, अलग समूह में शिक्षा क्यों दी जाती है, क्योंकि अगर वो साथ में रहेंगे तो उनका असर दूसरे बच्चे पे पड़ेगा, तो वो कैसा असर पड़ेगा, तो वो अनुशासनहीन होंगे, वो अच्छे से बदतमीजी से पेश आते होंगे, इसलिए वो अनुशासनहीन होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, अनुशासनहीन। ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो बस आप एक बार क्वेश्चन अच्छे से देखिए, उसके बाद अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए, ठीक है। ये भी इंक्लूसिव एजुकेशन यानी स्पेशल चिल्ड्रन से रिलेटेड है।
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पेशल चिल्ड्रंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी ऑफ मेजरमेंट टू कंसेंट्रेट अराउंड क्या है। ओके, देखते हैं हम हिंदी। मापन की मान्यता तकनीकी रूप से मध्य मूल पर स्थित होती है, अच्छा कहा जाता है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन अराउंड मेजर टेक्निकली कॉल्ड। ओके, देखिए यहाँ पे मापन की मान्यता तकनीकी रूप से मध्य मूल पर स्थित होती है, यानी कि मध्य मूल पर। तो उसे क्या कहते हैं, तो सेंट्रल टेंडेंसी। मैंने बताया था सेंट्रल टेंडेंसी में जो होता है, सेंट्रल टेंडेंसी में 3 होते हैं, मीन, मीडियन, मोड, ठीक है। और जो डिस्पर्जन होता है उसमें जो होता है क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उसमें क्या होता है, डेविएट होता है, सारे मार्क्स वैल्यू जो होते हैं डेविएट होते हैं। और सेंट्रल टेंडेंसी में क्या होता है, सारे वैल्यू जो होते हैं सेंटर से रिलेटेड होते हैं, यानी सारे का औसत जो मूल्य होता है वो सेंटर में होता है। तो इसको क्या कहते हैं, केंद्रीय मान, सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसका आंसर 2 होगा। ये स्टैटिस्टिक्स से संबंधित है और मैंने पहले भी लिखाया है कि उस टाइम पूछा हुआ था मोड, मीन, मीडियन, मोड आपको पता होगा तो आप ये भी आंसर दे सकते हैं, वो भी आंसर दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ न्यूमेरिकल क्वांटिटी ओवरऑल परफॉर्मेंस लेवल ऑफ अ ग्रुप इज नोन एज। एक समूह के संपूर्ण कार्य स्तर की आंकिक मात्रा को जाना जाता है, यानी कि एक समूह के संपूर्ण कार्य स्तर की आंकिक मात्रा को। ओके, तो इसका आंसर होगा एवरेज। ओके, ये भी स्टैटिक्स से है। इफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर पिक्ड देन द नॉर्मल देखिए बोल रहा है देन इट मे कॉल, देखिए ये होता है बोल रहा है यदि एक वितरण सामान्य से अधिक पिक्ड हो तो इसे क्या कहते हैं, तो उसे लैप्टोकॉर्टिक कहते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था एनपीसी के बारे में स्टैटिक्स में, इससे बहुत सारे क्वेश्चन उस टाइम भी आया था एनपीसी से, उसमें आता है पॉजिटिवली स्क्वीड, इसमें आया है एक होता है उसमें स्क्वीनेस एंड कोर्टोसिस होता है। तो देखिए स्क्वीनेस जो होता है सिमेट्रिकल होता है और कोर्टोसिस जो होता है इस टाइप से होता है। अगर ज़्यादा पिक्ड है तो ऐसे होगा, ठीक है, और प्लैटिक्यूटिक है तो प्लैटिक्यूटिक में ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा लैप्टोक्यूटिक, ये हो जाएगा मेजोक्यूटिक, ये होगा प्लैटिक्यूटिक। तो वही बात बोल रहा है यहाँ पे। तो आप एनपीसी में कोर्टोसिस लिख लीजिए, उस टाइम स्क्वीनस था, इस टाइम कोर्टोसिस है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है एक जूता कंपनी विभिन्न माप के जूतों को बाजार की मांग के अनुसार अपनी उत्पादन नीति की योजना बनाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा उसकी बिक्री के मापन में सबसे अधिक सहायता होगी, तो इसका होगा मोड। देखिए जो मोड होता है आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी नहीं, मीन, मीडियन, मोड। तो उसमें आपने देखा होगा कि जैसे 5-6 स्कोर्स दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, फिर 4 हो गया। तो जिसकी संख्या ज़्यादा रहती है, जिस स्कोर्स की ज़्यादा संख्या रहती है वहीं उसका मोड होता है। तो 4 इसमें 3 बार है तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जूता कंपनी अगर कोई खोलना चाहता है तो देखिएगा पहले किस कंपनी का जूता सबसे ज़्यादा चल रहा है, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर है, सारे किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर में किसका ज़्यादा मार्क्स है, कितना ज़्यादा संख्या है एक किस साइज या किस कंपनी जूते का, तो उसी का वो फॉलो करेगा। तो वही मोड होता है। तो ये भी स्टैटिक्स से ही है, जब आप पढ़िएगा तो उसके एग्जाम्पल में ही पढ़ाया जाता है मोड वगैरह, तो आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द हाईएस्ट स्कोर इन डिस्ट्रीब्यूशन इज इंक्रीज्ड बाय 2 देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट चेंज। यानी यदि एक वितरण में सर्वोच्च प्राप्तांक में 2 बढ़ा दिया, यानी सर्वोच्च प्राप्तांक में 2 बढ़ा दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन परिवर्तित नहीं होगा। देखिए ये भी स्टैटिक से मैं पहले ही बता दूं, इसमें मैं थोड़ा आपको समझाते रही हूँ। देखिए ये भी सेंट्रल टेंडेंसी से ही संबंधित है। इसमें मध्यमान मीन, ठीक है, मीन, मीडियन, मोड होते हैं। तो मीन में देखिए अगर किसी भी अगर हम कोई मार्क्स ऐड करते हैं
तो वो भी उतना ही में उसका बढ़ जाएगा। मीन बढ़ता है, घटाने पे घटता है, गुना करने पे गुना होता है, डिवाइड करने पे उतना ही डिवाइड होगा। इसके अकॉर्डिंग आंसर आता है। वेरिएशन में भी ये इसमें प्लस एंड माइनस का ये क्या कहते हैं ऑपरेशन नहीं होता मैथमेटिकल, लेकिन गुना और भाग का होता है। और मोड में भी होता है इसका। तो इसका आंसर जो होगा मीडियन सही होगा। क्योंकि मीडियन क्या होता है, मीडियन जैसे 2 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है, 1 लिखा है, 5 3 लिखा है, ठीक है। तो कितने हुए, 2 3 5। तो हम इसी पे बताते हैं, ठीक है। तो जैसे इसका पहले हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। इससे पहले मीडियन का जो कैलकुलेट करने का तरीका है, मोड ऑफ कैलकुलेशन, मेथड ऑफ कैलकुलेशन, तो उसमें जो होता है पहले इसे डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, ठीक है। तो जैसे 1 2 3 4 6, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन द हाईएस्ट स्कोर। तो हाईएस्ट स्कोर तो सबसे ज़्यादा यही है। तो अगर हम इसमें जोड़ भी देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 8 यहाँ पे हो जाएगा। तो लेकिन हमें तो मीडियन से मतलब है, तो मीडियन कितना है इसमें, 3 है। चाहे इसमें बढ़े या घटे, चाहे लोअर में बढ़े चाहे हायर में बढ़े, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसका आंसर जो होता है मीडियन। मीडियन पे क्यों फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बीच का जो वैल्यू होता है उसके ऊपर वो उससे छोटे होते हैं और नीचे वाले बड़े होते हैं। वो 2 बराबर भागों में 50% में डिवाइड कर देता है। 50% छोटे होते हैं, 50% बड़े होते हैं। तो बस इसका जो आंसर होगा मीडियन होगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि जो एमएड का प्रिपरेशन कर रहे हो तो 2021 में वो अच्छे से अपना एडमिशन ले सके कहीं अच्छे कॉलेज में। आपकी भी ख्वाहिश होगी कहीं अच्छे कॉलेज से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़े। तो चलिए, आप शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही बहुत सारे वीडियो आएंगे और आपको 2021 में गारंटी के साथ मैं बोलती हूँ आपका एडमिशन ज़रूर होगा, अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, इस सारे वीडियो को फॉलो करते हैं तो ओके। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी डिस्कस किए जाएंगे। अभी वहाँ पर क्वेश्चन वगैरह नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हैं या जो भी नोट्स हैं अवेलेबल है वहाँ पर। और बहुत जल्द ही मैं बीच में अगर आपको बीच में जो टॉपिक पढ़ाए हैं, तो अगर आपको ये करना है कि एक ईयर का क्वेश्चन करके उसी का हम कवर करें, तो वैसे ही होगा। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।